आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान। आज हमारे साथ माहिर कानून और शानदार कामयाबी हासिल करने वाले जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार जनाब मोहम्मद फारूक गुजर साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक गुजर है। मैंने अभी लाहौर टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन किया। गुजर के मायने क्या है सर? सर, गुजर एक कौम है और ये बरसगीर पाक हिंद से ही चलती आ रही है और इसकी 100 से ज्यादा गोत है। मेरी जो गोत है वो चौहान है। चौहान। सर, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। जी, मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम तहसील समुद्री डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हासिल की और उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री की और उसके बाद हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया और मास्टर इन कॉमर्स किया हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और उसके बाद कौन से सन की बात है सर? ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो 2000 से लेकर 2004 तक हेले का स्टूडेंट रहा और उसके बाद यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की डिग्री हासिल की 2006 में। सर, निज़ाम तालीम पर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है। अमीर के लिए यहाँ अलहदा निज़ाम है, गरीब के लिए अलहदा निज़ाम है। इसकी वजह यह है कि देखें, हमारे यहाँ जो भी बजट बनता है उसके अंदर जो है वो एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा बजट गवर्नमेंट रखती है, तो लोगों के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होती। लोग फिर अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ज़ाहिर है प्राइवेट स्कूल जितने भी होंगे वो उनका मेन पर्पज़ ही होता है कि टू अर्न द इनकम, तो उनकी फीसेस हाई होंगी और उसकी वजह से जो है वो एक बच्चा जो आप ये समझें कि एक अच्छे प्रोमिनेंट किस्म के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा होगा उसका नॉलेज और हमारे यहाँ गवर्नमेंट से जो स्कूल से बच्चा पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आप क्या समझते हैं कि निज़ामी तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? जी, ऑफ कोर्स। देखें, कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी जो आने वाली जनरेशन वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। हमें मेरी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सजेशन है कि काइंडली आप जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनको कम से कम इस लेवल पर जरूर लेके आए कि वो प्राइवेट स्कूल को कम्पीट कर सकें। क्योंकि जो लोग देखें, मैं एक दहात से आया हूँ और आज मैं लाहौर टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक मल्टीनेशनल लॉ फर्म का पार्टनर हूँ, तो मैं नहीं समझता कि जो लोग दहात से आते हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है, लेकिन ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास उस तरह के फंड्स नहीं होते और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर, शोबे वकालत की तरफ आपको आने का ख्याल कैसे आया? जी सर, इस तरह है कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो मेरे बेसिकली जो रूममेट थे वो सीए कर रहे थे, तो उनके जो आर्टिकलशिप थे वो टैक्स के अंदर थे। तो जब शाम को उन्होंने फर्म से वापस आना तो आके उन्होंने डिस्कस करना कि आज लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट आ गई और टैक्स का लॉ ये चेंज हो गया, तो उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जो है ना मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहिए। और मैं जो टैक्स कंसल्टेंट हूँ बाय चॉइस हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं किसी की गाइडेंस, ये बाय चॉइस और माई सेल्फ कि मैं अपनी ऑप्शन के ऊपर ही टैक्स कंसल्टेंट बना। और मैंने डिग्री हासिल करने के बाद मैं जो है बैंक में मैंने जॉब हुई, लेकिन मुझे वहाँ सूटेबल नहीं लगा, मैंने छोड़ दी। कौन सा बैंक था सर? ये बैंक अल हबीब। मोहम्मद अली हबीब साहब। हाँ जी सर, आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज जब शुरू किया तो आपके उस्तादी मौसम कौन थे? जी, मैंने जब अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया 2005 में, तो मैंने कराची में प्रैक्टिस स्टार्ट की। मल्टीनेशनल लॉ फर्म थी और वहाँ पे जो है बिलाल लाखा साहब थे, अजीज निश्तर साहब थे और उनके साथ मैंने काम किया। और उसके बाद कोई 2-2.5 साल बाद बहुत ही अच्छे टैक्स के जो हैं मायनार कानूनदान हैं जुवेद फारूकी साहब, मैंने उनकी फर्म ज्वाइन की और मैंने उनके साथ काम किया। टैक्स बार की तरफ आने का ख्याल कैसा आया जबकि शोबे जात तो बेतहाशा है शोबे कानून में? जी सर, इस तरह है कि जब मैं 2011 में वापस कराची से लाहौर आया तो मैंने अर्नेस्ट एंड यंग ज्वाइन की, जो बहुत बड़ी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और दुनिया में उसका नाम है। तो मेरे जो बॉस थे मोहम्मद अवैस,
वो जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते थे। तो वहां से, क्योंकि यूनिवर्सिटी दौर में भी मैं जो है वो जमीयत का उम्मीदवार रुकन रहा, हॉस्टल का नाज़िम भी रहा, तो मुझे शुरू से ही सियासत का शौक था। तो जब मैं इस मल्टीनेशनल लॉ फर्म का पार्टनर बना तो उसके बाद मैंने ये मेरे ज़हन में था कि मैं लाहौर टैक्स बार की सियासत का हिस्सा बनूं, और इंशाल्लाह मैंने ग्रुप की जो सपोर्ट से अपना इलेक्शन लड़ा और एक वाज़ेह बरतरी से कामयाबी। तो सर क्या आपने इससे कबल भी सियासत में हिस्सा लिया बार की? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन था और अल्लाह ताला की ज़ात का कामयाबी हासिल की। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर टैक्स का वकील बनने का तरीक़ेकार क्या है? देखें, हमारे यहाँ टैक्स का वकील बनने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि उस पर्सन के पास अकाउंटिंग का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आप ये समझें कि अच्छे टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है वो फाइलिंग ऑफ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न से होती है। जब तक आप किसी के अकाउंट्स को रीड आउट नहीं कर सकते, रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, तो आप को जो एलिमेंट है इसके लिए जरूरी है कि आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज हो। मौजूदा दौर में टैक्स बार का ढांचा क्या है? जी, इस वक्त हमारे यहाँ 5 लोग इलेक्ट हुए। सदर राणा साको मनीर साहब, मैं मोहम्मद फारूक गुजर जनरल सेक्रेटरी, मियाँ उस्मान जुवैद साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इसके बाद जो है वो साद अयूब साहब जो है फाइनेंस सेक्रेटरी इलेक्ट हुए, और जो है अली रजा चीमा साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी। बार के हवाले से आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हैं, आपकी क्या खिदमत हुई सर? जी देखें, मैंने तो जो मेरा मिशन ये है कि जब मैं इलेक्शन कैंपेन में भी था और आज भी मैं उसी मिशन के साथ काम कर रहा हूँ कि मैंने बार की वेलफेयर के लिए काम करना है, अपने मेंबर्स के लिए काम करना है। नए आने वाले जितने भी लोग टैक्स बार के मेंबर बन रहे हैं उनको एजुकेट करना है, ताकि उनके अंदर वो जो एक चीज होती है कि वो शुरू से ही उनको गाइडेंस वगैरह मिले और अपने मेंबर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने उनको रिप्रेजेंट करना है, सो दैट इमीडिएटली उनका सोल्यूशन निकल सके। तो सर आप अपने मेंबर्स के साथ नए आने वाले वकीलों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के तहत? जी, मैं देखें जो है वो बीइंग जनरल सेक्रेटरी और लाहौर टैक्स बार अपने मौजूद मेंबरान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आपके जो भी इश्यूज हैं वो बिला झिझक आप किसी भी ग्रुप से हैं वो मेरे साथ आप शेयर करें। आप हमारे साथ बैठें अपने प्रॉब्लम लेके, ताकि हम एक बार के नुमाइंदे होने के नाते तमाम लोगों के कलेक्टिव जो इशू हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर सकें। किस तरीके से हल किए जा सकते हैं? देखिए, जो है वो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो हल ना हो। इसके लिए जो अभी जो करंट कैबिनेट है उसके पीछे जितनी स्ट्रेंथ बार के मेंबर्स हमें देंगे उतना ही केस हम उनका अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं नहीं समझता कि अगर हम कलेक्टिवली रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास लेके चीजों को जाएंगे वो हल नहीं करेगी, वो यकीनन हमें सपोर्ट करें। अभी जैसा कि आपने फरमाया कि इंतखाबात से कबल भी और इंतखाबात के बाद भी आपका एक मंशूर रहा है वकीलों की वेलफेयर, वकीलों की वेलफेयर के हवाले से बड़े मसाइल सामने पेश आ रहे हैं, आप किस तरीके से इनको उजागर करते हुए मसाइल को हल करेंगे? जी सर, देखें, क्योंकि एक जो है वो टैक्स बार के जितने भी वकील हैं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास कोई आगाही मुहिम शुरू की जाए। जी जी, इसमें देखें हमारी जो प्रीवियस रजीम थी राणा आसो साहब की सरपरस्ती में हम लोग हर वीक में एक लेक्चर कंडक्ट करते हैं, लोगों को वर्कशॉप के थ्रू जो है लोगों को ट्रेन करते हैं, और उसके अलावा भी हमारे जो है ना वो फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं ताकि हम अपने मेंबर्स को जो है ना एजुकेट कर सके और उनके नॉलेज को इजाफा कर। तवानाई बहरान, बारिक केसेस, सरकार परेशान, हल क्या है और जिम्मेदार कौन है? देखें, आपने देखा है कि जो भी आईपीपी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट वो हुए तो उस वक्त ये नहीं देखा गया कि आगे इनके क्या असरात आएंगे, तो उसकी वजह से आज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे हमें कोई सब्सिडी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हर आए दिन महंगी हो रही है। अब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो सोलर वगैरह लगाने शुरू कर दिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग भी बंद कर दी और जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट करना शुरू कर दी। देखें, जो एनर्जी है ना वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनर्जी जो है वो तमाम, अगर आज एनर्जी की कास्ट ज़्यादा होगी तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस
होगी उसकी कास्ट अल्टीमेटली ज्यादा होगी, और जब कास्ट ज्यादा होगी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और आप ये देखें कि आज एक चीज जो है वो फर्ज करें कि 5-10 साल पहले 2 रुपए की मिल रही थी, तो इन्हीं जो है इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस की वजह से डूइंग कास्ट ऑफ बिजनेस लोगों की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना वो आप समझें कि आप 50% से ज्यादा आज उसकी कास्ट। पाकिस्तान की तमाम बार्स के साथ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम सनतकारों के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है। तमाम बार की क्या खिदमत हैं और सनतकार परेशान क्यों है? देखिए, अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारा जो है वो अपना एक फंक्शन हुआ जिसके अंदर हमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने मदऊ किया, और उसके अंदर एक सेमिनार था। सेमिनार का अनवान ये था कि टैक्स लिटिगेशन एंड कंप्लायंस। उसके अंदर जो है वो लाहौर टैक्स बार के जो है मेंबरान उन्होंने जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को एजुकेट किया, और उसमें मैंने भी अपने रिमार्क्स दिए। और हम तो ये समझते हैं कि लाहौर टैक्स बार जो है वो हमेशा शाना बशाना खड़ी है बिजनेसमैन के साथ। उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए हम पुरज़म हैं और हमेशा कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त ताजिर बिरादरी को कोई रिलीफ देने में कामयाब होगी? देखिए, इस वक्त आप जो भी पाकिस्तान के अंदर बजट बनता है वो ज़्यादा आप देखें कि IMF की वजह से बनता है, क्योंकि IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों की जो है वो अपना टैक्सेस को बढ़ाया जाता है। तो जब तक गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन को रिलीफ नहीं देगी और अपना टैक्स का नेटवर्क बढ़ाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और अपने नाजरीन से शेयर करता जाऊं कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ये तो कह रही है कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उससे और टैक्स ले लिया जाए, लेकिन जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनके लिए जो है ना कोई भी नेटवर्किंग नहीं की जाती, उनको टैक्स के नेट के अंदर लेके नहीं आया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो लोग टैक्स नेट के अंदर आए आपके तजुर्बात की रोशनी में सर, हाँ जी, रजिस्टर किस तरह किया जा सकता है? देखिए, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अगर उनका कॉन्फिडेंस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगा तो उस वक्त तक लोग वॉलंटरी रजिस्टर नहीं होंगे। अब कंपल्सरी लोगों को रजिस्टर करवाते रहेंगे। देखें, यहाँ इस मुल्क के अंदर ताजा दोस्त स्कीम भी आई और उसका भी उस तरह गवर्नमेंट फायदा नहीं उठा सकी। लोगों को बिला वजह रजिस्टर्ड कर दिया, ना उनके पार्टिकुलर पूरे हैं लेकिन उनको नेशनल टैक्स नंबर लगा हुआ है, वो एज ए नॉन फाइलर काम कर रहे हैं। तो जब तक मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चैम्बर्स के साथ मिलना चाहिए, लाहौर टैक्स बार और पाकिस्तान टैक्स बार के साथ मिलके एक लाए अमल बनाना चाहिए कि जी नए आने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको हम टैक्स में लेके आए तो आगे उनको हम किस तरह की फैसिलिटीज दें। मुल्क में बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम में इजाफा, 80% टैक्स वसूल किया जा रहा है 1 लीटर के पेट्रोल पर, क्यों? सर देखें, अब इस मुल्क के अंदर ये कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है रात को एक पेट्रोल की कीमत जो है 150 बढ़ा देती है, अवाम का प्रेशर आता है उसको कम कर देती है। इसके पीछे देखें, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक तो IMF को जो इन्होंने किस्तें पे करनी है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके बाद दुबई की कुछ इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी थी उसका प्रेशर था। तो जाहिर है उसको अर्निंग करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। तो जो है उस जंग के अंदर एक ऑप्शन मिल गई कि हम पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दें और अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अभी जैसे कि आपने फरमाया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चार्जी दोस्त पॉलिसी मुरतब की गई, प्लानिंग नहीं की गई, जिसके तहत बुरी तरह मुतासिर भी हुई है पॉलिसी। आप क्या समझते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में खामियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से प्लानिंग नहीं की गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगे उसके मस्बत रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको ये चाहिए कि आप जो है वो चैम्बर्स के साथ मिलें, आप उनके साथ एक पूरी प्लानिंग करें कि जी हमारी ये प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉ आता है मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये नहीं कह सकता बिजनेसमैन को कि कल यही लॉ होगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, आप लॉ की अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो लोग फिर इस खौफ की वजह से
जो है ना वो टैक्स नेट में आने में घबराते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा टैक्स नेट के अंदर आ जाता है उसके ऊपर बजाय इसके कि उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट असेसमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको ऑडिट में सिलेक्ट कर लिया जाता है। इट मीन है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज्यादा हो जाता है। तो लोग खौफ के मुब्तला होकर आज एक बंदा नॉन फाइलर होने के नाते टैक्सेस गवर्नमेंट को ज्यादा दे देगा, लेकिन इस खौफ की वजह से वो अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लेके आएगा। तो कहेगा कि मैंने ठीक है एक प्लाट परचेज करना है, कोई चीज करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, तो मैं नॉन फाइलर का टैक्स जो है ना वो दे दूं, बजाय इसके कि मैं टैक्स नेट। खामियों के हवाले से सब बातें तो सब करते हैं, लेकिन नजारा करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? सर देखें, बात आपने बिल्कुल ठीक की। कोई भी बंदा अपनी गलती को इस मुल्क के अंदर तस्लीम नहीं करता। अगर गलती को हम तस्लीम करना शुरू कर देंगे तो ये मुल्क के अंदर ये वाली जो अनार्की या इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। तो हर आदमी अपना एक टाइम पीरियड के अंदर एक लॉ को इन्फोर्स करवा के चला जाता है, उसके रिजल्ट आने वाले औकात में पड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जब तक आप बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको बात बताऊं, एज ए कंसल्टेंट मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि हर बंदा टैक्स पे करना चाहता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो पे इस बेस पे करेगा कि कल को उसको रिलीफ मिले, उसको कोई इस तरह का कोई बेनिफिट या चीजें हो ना हो, उसके साथ ज्यादती ना हो कि आप ये देखें कि जी उसके खिलाफ अमेंडमेंट असेसमेंट की प्रोसीडिंगें ओपन हो जाएंगी, उसके ऊपर दूसरी चीजें वगैरह ये स्टार्ट कर देंगे। आज के दौर के अंदर FBI रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं टैक्स ऑफिस में देखता हूं कि 38 के नोटिस जारी हो रहे हैं, आपका जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब एक बिजनेसमैन है, उसके ऊपर अगर आप एक डिमांड रेज कर देंगे, जब डिमांड रेज हो जाएगी तो उसकी डूइंग कास्ट बढ़ जाएगी, वो किसी कंसल्टेंट को हायर करेगा, वो जो है ना वो अपील में जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ड्यू टैक्स हो तो लोग पे जरूर करेंगे, लेकिन उस ड्यू टैक्स को डिटरमिन करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम से कम अपने बिजनेसमैन पे कॉन्फिडेंस जरूर लेना। सर, जैसे कि पाकिस्तान की अदालतों की अगर बात की जाए, हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात नितवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा पाए जा रहे हैं। टैक्स बार की क्या पोजीशन है सर? सर देखें, टैक्स बार्स ने जो है वो अभी रिसेंटली हमने जो है लाहौर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो विजिट किया और वहां जाके हमने जो है वो ऑनरेबल मेंबर्स से रिक्वेस्ट की कि काइंडली जो भी हमारे मेंबर्स के केसेस लगे हुए हैं उनको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ किया जाए। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि आज से 1.5-2 साल पहले जो ट्रिब्यूनल की सिचुएशन थी कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी केसेस की, आज नहीं है। आज जो मेंबर्स हजरात हैं वो ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही एक्सपीडाइटली काम करते हैं और वो जो भी अपना मेरिट पे डिसीजंस वगैरह हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अब पेंडेंसी करंट इश्यूज के ऊपर होगी। अगर कोई पुरानी अपील से फाइल हैं तो उसके ऊपर जरूर पेंडेंसी है। उसमें भी अभी जब हम लास्ट टाइम गए हैं तो हमें एक ऑनरेबल मेंबर्स ने बताया कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर बहुत कम रेवेन्यू है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई टैक्स पेयर जो है वो कम रेवेन्यू वाली अपील्स को विड्रॉ कर ले या डिसाइड करवा ले तो उस पे बेस के ऊपर आपकी निगाह में IMF की नई शराइत क्या है? सर देखें, जो बंदा भी किसी को कर्ज देगा उस कर्ज को रिकवर करने के लिए वो शराइत रखेगा। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, मैं अपनी एज ए एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो सबसे पहले बैंक ने अपने रिस्क को कवर करना है। वो देखेगा कि मैं इस बंदे की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करूं, वो मुझे असेस करेगा कि इसकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करे। इसी तरह जब IMF भी किसी बंदे को प्रोग्राम देता है, उसको इंस्टॉलमेंट देता है, तो वो शराइत लगाता है। वो शराइत क्या होती है कि आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दें, आप पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर लेवी जो है ना उसको इंक्रीज कर दें, तो उनकी बेसिस के ऊपर। इसी तरह जो है आपने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी एग्जम्पशंस लॉ के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर और सेल टैक्स के अंदर खत्म होगी। जो पहले अवेलेबल थी उनके ऊपर वो चार्ज करवा देते हैं, तो उनका शराइत को कैसे काबू पाया जा सकता है?
सर देखें, जब तक हम अपने मुल्क में लोगों से टैक्स जनरेट नहीं करेंगे जी। और अपना जो है वो हम भरोसा पे करेंगे सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप को जो टैक्स पे हो रहा है वो टैक्स को आप अपने एक्सपेंडिचर को बेयर करने के लिए ना लगाएं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने अखराजात को कम करें जी। और आम पब्लिक के लिए जो है ना वो इस टैक्स के लिए जो चीजें हैं ना उसको करें। देखिए, मैं नाजरीन के साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि जो टैक्स है इसका एक मैगज़म जी। टैक्स का मैगज़म ये है कि एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो को कि समथिंग फॉर समथिंग। Right. आज अगर मैं गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर रहा हूं तो उसके बदले गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, ये मैगज़म है टैक्स का। लेकिन मैं अगर आज जो है एज ए पार्टनर ऑफ द मल्टीनेशनल लॉ फर्म एक ह्यूज अमाउंट मंथली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहा हूं, तो बिलीव मी, मुझे सिर्फ अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है वो सिर्फ ये मिलती है कि मैं अपने घर डीएचए से लेके अपने ऑफिस आने तक गवर्नमेंट का जो है वो रोड यूज कर सकता हूं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कोई मुझे सिक्योरिटी देती है कि जो अपना वो है, इसके अलावा ना मुझे कोई एजुकेशन की फैसिलिटी है बच्चों के लिए, ना मुझे कोई मेडिकल की फैसिलिटी है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे तो वहां पे भी टैक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन वो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करके अवाम पे खर्च करती है। वहां आप देखेंगे एजुकेशन फ्री होगी, वहां पे आप देखेंगे मेडिकल बिल्कुल फ्री होगी, वहां पे अमीर से टैक्स कलेक्ट करके जो लोग अपना जो गरीब हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। आप देखें कि अगर आप यूके चले जाएं और वहां पे जाके आप डिफरेंट लोगों को मिले तो आपको अंदाजा होगा कि वो लोग 50% से लोगों को वहां काउंसिल सपोर्ट करती है। तो जब काउंसिल सपोर्ट करती है तो जाहिर है लोगों से टैक्स लेके सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो भी गवर्नमेंट आती है उसके क्योंकि ऑलरेडी अखराजात बहुत होते हैं और पहले अखराजात को कम करने के बजाय वो अपने अखराजात और टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए, एक माफिया ग्रुप बैठा है, टैक्स के बारे में माफिया सरगर्म हमल है, कैसे रोका जाए इस माफिया ग्रुप को? देखिए, आप ये समझें कि हर जगह माफिया काम करता है। वो टैक्स की बात छोड़ दें, वो कोई भी फील्ड हो माफिया अपना काम कर रहा होता है। अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटी, टैक्स की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर अपने लॉ को करेक्टली उन लोगों पे इन्फोर्स करें और उनके साथ जो है ना उनको कॉन्फिडेंस दे और उनका कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर उनको रजिस्टर्ड करे और रजिस्टर्ड करने के बाद उनसे टैक्स लें और ड्यू टैक्स लें। सर मैं ये बात कर रहा हूँ ड्यू टैक्स। आज हमारे यहाँ किसी भी टैक्स पेयर की प्रोसीडिंग ओपन होती है ना, तो मैं असेसिंग ऑफिसर के पास जाता हूँ तो वो सबसे पहले ये सवाल करता है कि भाई इसमें रिकवरी क्या जमा कराना। राइट। तो अब देखिए, जब ये सूरत हाल होगी तो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक होगा। फिर जब ये बात होगी कि बिजनेसमैन को ये पता होगा कि जी मुझे तो साल के बाद जाके ये टैक्स हर सूरत में असेसमेंट के वक्त देना ही पड़ेगा, तो वो फिर ज़ाहिर है टैक्स की। तो सर आप क्या समझते हैं कि वजारत खजाना मईशत के हवाले से बैटरी में कोई ठोस इक़दाम उठा सकती है? सर देखें, यहाँ पे जो बजट आता है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है विद द हेल्प ऑफ द फेडरल बोर्ड गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सिर्फ अदादो शुमार का खेल होता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। आप अभी ये देखें कि इस साइड पे रेट को कम कर देंगे लोगों को दिखाने के लिए, दूसरी साइड पे रेट को बढ़ा देंगे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त टैक्स के अंदर दो तरह की स्कीम होती थी, एक नॉर्मल स्कीम होती थी, एक प्रेजेंटिव होती थी, एक फाइनल टैक्स लायबिलिटी और दूसरी नॉर्मल। वक्त के साथ साथ मिनिमम टैक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा आपके साथ रजिस्टर्ड होगा आपने हर सूरत में उससे टैक्स लेने ही लेना। तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि जो है ना वो अच्छा एक बजट फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहिए और ऐसा बजट होना चाहिए जिससे गरीब आदमी, आज देखें इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर इतनी है, आपने खुद मुझे अभी बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस हर रोज बढ़ रही हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के पास काम करने वाले बंदे की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। एक मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है चीज, वो तो अपनी अगली प्रोडक्शन के ऊपर जो भी अखराजात है ऐड करेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर उसका बर्डन आएगा, लेकिन काम करने वाले की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। उस बंदे ने वही तनख्वाह के अंदर अपना गुजारा करना है, तो जिसके लिए मुश्किलात हो। आप जिक्र कर रहे हैं बार बार बिजनेस कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मसाइल वफाकी टैक्स मुतसिब की क्या खिदमत है? सर देखें, जो वफाकी टैक्स मुतसिब है, नो डाउट अभी
जो भी लोग अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो अच्छा फैसला आता है। और उसके ऊपर अब बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि अगर एफटीओ मेरे टैक्स पेयर के हक में फैसला दे देगा तो बगैर सोचे समझे हमने ये जरूर अपनी से जो है ना अवेल करनी है एक ऑप्शन कि जी मैं प्रेसिडेंट के पास जाके उसकी एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दूं। और ये पर्पस ये नहीं है कि कुछ चीज सेटल्ड हो जाए, पर्पस ये है रेगुलेटरी अथॉरिटी का कि भाई हमने किसी ये जो जेन्युइन काम भी है इसको हमने हर सूरत पे डिले करना है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अक्टूबर 2024 के अंदर एक सर्कुलर आ जाता है, सर्कुलर लेटर आ जाता है कि जी जितने लोगों का भी रिफंड का मैकेनिज्म प्रोसेस का है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से होगा। अब उसको हमने एफटीओ में चैलेंज किया, एफटीओ ने हमारी फेवर में डिसाइड कर दिया कि भाई लॉ में लिखा हुआ है कि आपने इतने दिनों के अंदर उसका रिफंड प्रोसेस करना है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, बजाय इसके कि एफटीओ के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन कर दी प्रेसिडेंट को। हर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल होगी तो उसके ऊपर टाइम लगेगा। बिजनेसमैन की बिहाफ पे यहाँ से अगर लाहौर एफटीओ में बंदा हेरेंगे से अपना प्रेसिडेंट के पास जाएगा, डूइंग कास्ट बढ़ेगी। अब जो प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि जी ये जो आपने एक सर्कुलर दिया हुआ है ये गलत है, अंडर द लॉ इनका रिफंड प्रोसेस कर दो। आज भी यही ट्रेंड चल रहा है कि जिसका रिफंड प्रोसेस करवाने जाए पहले एफटीओ जाए और फिर जाके आप। तो सर एफबीआर के साथ इदारों को कैसे फाइल बनाया जा सकता है? देखिए एफबीआर के साथ अदारे उस वक्त फाल हो सकते हैं जिस वक्त इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। और इस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि जो स्टेट को हेड कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे आके ये लीड करना चाहिए ताकि एफबीआर के साथ तमाम अदारे जो है वो लाइजनिंग में आए और इस इकोनॉमी के लिए काम कर सके। और इस मैं ये समझता हूं कि उस बंदे के लिए काम कर सके जिसको इस स्टेट की जरूरत है। जो आज देखें कि गुर्बत कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी हुई है। आज आप देखें कि एक गरीब आदमी जो एक ठेकेदार के साथ काम करता है, जो उसको ये एक दिन की तनख्वाह दिहाड़ी मिलती है 1000 रुपया या 1200 रुपया, वो अगर उसके 4-5 बच्चे हैं और वो एक किराए के मकान पे रहता है तो वो अपना गुजर बसर कैसे करता है ये उसको पता है या खुदा को पता। सर मौजूदा स्कीम के तहत जो स्कीम चल रही है, आप क्या समझते हैं हुकूमत वक्त कुछ कमी ला सकते अपनी मैशियत के हवाले से अखराजात में? देखिए अगर तो जब तक इन्होंने अपने खुद अखराजात कम नहीं करने तो उस वक्त तक आप ये ना गवर्नमेंट से उम्मीद रखें तो कोई कमी वगैरह आ सकती है, क्योंकि टैक्स के रेट ये कम नहीं कर सकते। टैक्स के रेट कम इसलिए नहीं कर सकते तो क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि जी हमने ये इंस्टॉलमेंट IMF की बियर करनी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये चीजें तो करनी पड़ेगी। अगर किसी इकोनॉमी को आपने नीचे से ऊपर उठाना है तो उसका इनिशिएटिव सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे उन्होंने लेना है, उन्होंने अपने अखराजात कम करने। और वो जब अपने अखराजात कम करेंगे तो जाहिर है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होंगे तो हमारे यहाँ एक सरप्लस अमाउंट आएगी। सरप्लस अमाउंट आएगी तो वो आप खर्च कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त तक इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती जब तक आप अपनी इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। देखिए इस वक्त ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर इंपोर्टेड गुड्स से चल रही है। जहाँ जब मैंने किसी जगह से इंपोर्ट करना है तो मैंने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, वेयर एज मेरी एक्सपोर्ट है। आप टेक्सटाइल्स 5 सेक्टर का एग्जांपल ले लें कि टेक्सटाइल की क्या आजकल यहाँ पे सूरत हाल है। इसी तरह जो पहले पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस थे वो काम कर रहे थे, जाहिर है उनको भी डूइंग कास्ट बढ़नी शुरू होगी और यहाँ पे जो है ना वो अल्टीमेटली कम। तो आप क्या समझते हैं सर कायद के पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान रोशन नजर आता है? सर मुझे पूरी उम्मीद है जी। कायद ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था कि यहाँ के लोग इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा, खुशहाल होंगे और रेवोल्यूशन जरूर आएगा और वो वक्त दूर नहीं है। और मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हूँ और अच्छी सोच के साथ नाजरीन को जो है ना वो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक नेमत है, इसकी कदर करें और इसकी रिस्पेक्ट। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक लाहौर के आम शहरी भी हैं,
लाहौर के शहरियों के अहम मसाइल क्या है? सर देखें, इस वक्त लाहौर के शहरियों के जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा पानी का मसाइल। पानी की आपको पता है कि जो सतह है ना वो बिल्कुल कम होती जा रही है और हमें इस तरह के ऊपर कोई भी प्लानिंग वगैरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रही। और इसके अलावा जो बाकी है कि हमारे यहाँ जो आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अदारे हैं, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्फोर्समेंट नहीं। आप एक चीज एक जगह से लेंगे उसकी प्राइस और है, दूसरी जगह से लेंगे उसकी प्राइस और है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक आप गवर्नमेंट के पर्सन बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से सरंजाम नहीं देंगे, ये माफिया इसी तरह काम करता रहेगा और अल्टीमेटली इसकी जो सजा है वो गरीब आदमी को भुगतनी पड़ेगी। सर कश्मीर की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम शादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम आज़ादी के मुंतज़र है। आपके तजुर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर देखें, मसला कश्मीर का हल वही है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जो करारदादें पास हुई हैं उनको इन्फोर्स किया जाए। और उसके अलावा जो आज थिंक टैंक बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठा है, रूस बैठा है, दूसरे हैं, और इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल के उनके जो भी हकूक अपना कश्मीरियों के सलाम किए हुए हैं उनको वो ख़त्म करवाएं। लेकिन सर हुकूमत मुतअल्लिक़ जो है खामोश तमाशाई बना हुआ है, सिफारशी ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं। हल क्या है? सर देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप इस वक्त एनालिसिस करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट हर जगह पे अपना एक स्टेक रखती है। क्योंकि एक तो इंडियन की जो है, आप ये समझें कि वहाँ पे अपना उनके पास इतने ज़्यादा फंड है और वहाँ पे जो है वो अमीर तरीन गवर्नमेंट है और उन्होंने फॉरेनर जितने हैं उनको फैसिलिटी दी हुई और वहाँ पे आज पाकिस्तान के अंदर उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जितनी वहाँ हो रही है। तो उसकी बेस के ऊपर ज़ाहिर है वो जब अगर आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपका वहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट है तो उसकी वजह से ये तमाशा। मोदी सरकार का अंधा कानून। कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मीर जेल में कैद है। विशाल मलिक साहिबा इंसाफ की फरहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि यासीन मलिक को कोई इंसाफ मिल पाएगा? सर उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह के घर पे उम्मीद है, क्योंकि यासीन मलिक और उनकी वाइफ जो है मिशाइल, वो इस कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए खड़े हुए और उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। अगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात के करमो फजल से उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और एक दिन वो ज़रूर रहा हो। अगर अफवाज पाकिस्तान की बात की जाए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आलमी सतह पर जो आवाज़ बुलंद की है, आप क्या समझते हैं कि कुछ राय हमवार होंगी? जी ज़रूर। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस वक्त जो अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जब भी कश्मीर की कोई बात होती है तो ये कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पेश करते हैं ताकि इसका कोई सोल्यूशन निकल सके। और अभी भी रिसेंटली जो बयान इन्होंने दिए हैं वो बेसिकली हक़ राय जो आज़ाद कश्मीर की है उसके लिए दिए हुए हैं और उसकी बेस के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आए। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और मेहमान ख़ुसूसी यासीन आज़ाद साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कश्मीरी अवाम को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो उन्होंने जस्तजू कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखें और अल्लाह ताला की ज़ात एक दिन ज़रूर उनकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त बड़ी नवाज़िश है।